छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 11 में आज हम कार्य तथा ऊर्जा अर्थात वर्क एंड एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने वस्तुओं के मोशन, चेंज इन वेलोसिटी, फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इन वेलोसिटी अर्थात फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स इत्यादि की चर्चा कर चुके हैं। जब किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन करवाते हैं या उसके वेलोसिटी में परिवर्तन कराते हैं तो यह कहा जा सकता है कि हमने कुछ कार्य किया। इस चैप्टर में हम इसी वर्क तथा इसके लिए आवश्यक एनर्जी अर्थात वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में स्टडी करेंगे। हम अपने डे टू डे लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को देखते हैं, जैसे खाना खाना, गाना सुनना, पढ़ाई करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के एग्जाम्पल हैं। साइंस में जो वर्क होता है तो कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिसे वर्क माना जाता है और कुछ वर्क को वर्क नहीं माना जाता है। जैसे इसका जो मेन बेस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। जब हम किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन करवाते हैं तो उसे वर्क माना जाता है, लेकिन यदि किसी वस्तु में स्थान का परिवर्तन नहीं होता है तो उसे वर्क नहीं माना जाता है। इस आधार पर वर्क को एक्टिव वर्क और पैसिव वर्क में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि जैसा हमने बात किया कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उसे कार्य नहीं माना जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारे अंदर मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, हम किसी से के साथ डिस्कशन करते हैं, लिखते हैं, लेकिन इस क्रम में यह कहा जाता है कि इसमें कोई वर्क का परफॉर्मेंस नहीं हुआ। आगे हम देखते हैं कि साइंटिफिक रूप से वर्क क्या होता है, यानी कि कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, यानी कि साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क। जब हम वर्क के साइंटिफिक कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसमें दो कंडीशंस को निश्चित रूप से फॉलो किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन जो होता है वो होता है फोर्स और सेकंड कंडीशन जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और इसके स्थान में परिवर्तन होता है, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तब यह कहा जाता है कि इसमें एक वर्क परफॉर्म किया गया। ठीक है, अब हम एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य अर्थात वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। इस कंडीशन में हम सबसे पहले एक ऐसे फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जब किसी फोर्स को लगाया जाता है तो उसके द्वारा जो वर्क किया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पर एफ फोर्स लगाया जाता है। एफ फोर्स लगाने के कारण उसमें एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यह कहा जा सकता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कहा जा सकता है कि वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, अर्थात इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यदि हम वर्क के एसआई यूनिट की बात करें तो वर्क का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। यानी कि जो वर्क है वर्क का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। चूँकि वर्क के और एनर्जी के खोज में जूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए उनके सम्मान में
जो वर्क होता है उसका यूनिट जूल भी दिया जाता है, यानी कि वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जिसे जे से डिनोट किया जाता है। यदि हम 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क की बात करें तो वह क्या होता है, जब किसी वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का बल अप्लाई किया जाए और उसके प्रभाव में जब उस वस्तु में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो, तब यह कहा जाता है कि उस वस्तु में 1 जूल का वर्क परफॉर्म किया गया। वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। यदि किसी वस्तु के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कोई बल अप्लाई किया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य को पॉजिटिव वर्क, और जब किसी वस्तु के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है तब इसके द्वारा किए गए कार्य को निगेटिव वर्क कहा जाता है। ठीक है, अब हम ऊर्जा की चर्चा करते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि 2 वस्तु है। पहले वस्तु पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण इसके गति में परिवर्तन हुआ, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें कार्य परफॉर्म किया गया। अब क्या होता है कि जब यह वस्तु आगे बढ़ता है तो दूसरे वस्तु से टकराता है। जब टकराता है तो यह देखा जाता है कि दूसरे वस्तु में भी गति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि इसमें भी वर्क परफॉर्म होता है। चूँकि इस वस्तु में यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट में कार्य करने की क्षमता है, यानी कि इसे डिस्प्लेस करने की क्षमता है, यानी कि कहा जा सकता है कि इस यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है। ठीक है, चूंकि किसी वस्तु में पजेस्ड एनर्जी जो होता है उसे कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क के टर्म में डिनोट किया जाता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट वही होगा जो वर्क का होगा, यानी कि कहा जा सकता है कि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। जूल जो होता है एक छोटी इकाई है, तो इसे बड़ी इकाई के रूप में प्रयोग करने के लिए किलो जूल का प्रयोग किया जाता है, और 1 किलो जूल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1000 जूल। कहीं भी किलो टर्म रहे तो किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। अब हम ऊर्जा के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं। एनर्जी जो होता है बहुत सारे फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में मुख्य रूप से दो पार्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा होता है हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। इस प्रकार की एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स देखे जा सकते हैं। अब हम गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी गतिशील वस्तु में विद्यमान एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पॉजेस एनर्जी, वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो स्पीड के बढ़ने के साथ बढ़ता है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को और डीप में समझने की कोशिश करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी वह वर्क डन के बराबर होता है जो उस वस्तु को उस वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। उस वस्तु पे ये फोर्स अप्लाई किया जाता है जिसके कारण उसका जो वेलोसिटी है उसका वेलोसिटी में परिवर्तन होता है और उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया में जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हुआ। ठीक है, अब हम
मोशन के एक इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजक्वल टू 2as के बारे में विचार करते हैं। क्या होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजक्वल टू 2as, या कहा जा सकता है एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें यह भी पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम इस वैल्यू को पुट करने की कोशिश करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन और एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा W यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, हाफ, यहाँ A से A कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, अर्थात क्या हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू A से A कट गया तो क्या बचा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यदि कोई वस्तु है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है यानी कि वो स्थिर अवस्था से चलना शुरू किया तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है, यानी कहा जा सकता है कि यदि कोई वस्तु जो v अमाउंट के यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करता है उसके अंदर जो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण जो एनर्जी होता है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जो किसी स्थान पे यानी कि अर्थ से इस ऊंचाई पे स्थिर है। अगर हम इसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें कार्य करने की एक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि कहा जा सकता है कि इसके स्थिति में भी कुछ एनर्जी स्टोर है और इस स्थिति में जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है इसी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब हम किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थिति जोड़ जाए यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जिसे पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई तक ले जाया जाता है, तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें स्थान का परिवर्तन हुआ। ठीक है, स्थान का परिवर्तन हुआ यानी कि इसमें कार्य हुआ। चूंकि इसमें जो कार्य होता है वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होता है, यानी कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुआ उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि कहा जा सकता है कि इसमें जो वर्क डन हुआ, वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन इन राइजिंग इट फ्रॉम ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जब किसी वस्तु को किसी हाइट तक ले जाते हैं तो जो किया गया कार्य है उसी के बराबर उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जिसका मास m है, उसे अर्थ के सरफेस से h हाइट तक ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ले जाते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि उसमें किया गया कार्य जो होगा वो mg होगा। क्यों? क्योंकि जो वस्तु का वेट होगा, वस्तु का वेट क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और जो वेट होता है वो फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु को जिसका मास m है उसे h हाइट तक ले जाने के लिए जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, वेट यानी कि mg, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि h हाइट तक ले जाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, h हुआ, यानी कि
कहा जा सकता है कि जब किसी m मास के ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ले जाते हैं तो उसमें वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू mgh। ठीक है, यानी यह कहा जा सकता है कि इस कंडीशन में जो उसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हुआ उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो किसी वस्तु में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट के बराबर होता है, यानी कि एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, न कि पाथ फॉलोड के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जिसे इस तरह से यहाँ तक लाया गया। ठीक है, यहाँ से वस्तु को उठा के यहाँ तक लाया गया, तो इसमें जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, इस हाइट के बराबर इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, mgh। इसमें पूरे डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करते, यानी कि फॉलोड पाथ को वह फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप परिवर्तनीय हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक संस्थान है। वहाँ पे क्या होता है कि ऊंचाई से वाटर को एक टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। ठीक है, तो टरबाइन के ऊपर जब गिराया जाता है तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यह कहा जा सकता है कि जो वाटर है, वाटर में पोटेंशियल एनर्जी है। जब इसे नीचे की ओर गिराया जाता है तो यह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद यह क्या होता है, इस टरबाइन को घुमाता है। जब यह टरबाइन को घुमाता है तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यानी कि कहा जा सकता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा हम कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा हम किसी हीटर को चलाते हैं। हीटर को चलाने से क्या होगा, उसमें हीट जनरेट होगा। यानी कि कहा जा सकता है कि इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी का उत्पत्ति हुई। अब ऐसा कर सकते हैं कि इस हीट एनर्जी से, यानी कि उष्मा से हम वाटर को गर्म करते हैं और वेपर यानी कि स्टीम बनाते हैं, और इसके द्वारा हम स्टीम इंजन को संचालित करते हैं, यानी कि स्टीम इंजन को चलाते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि यह जो हीट एनर्जी है वो फिर से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि यह कहा जा सकता है कि जो एनर्जी का फॉर्म होता है वो परस्पर एक दूसरे में परिवर्तनीय होता है। यानी कि कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम ऊर्जा संरक्षण के नियम अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर स्टडी किया कि जो एनर्जी होता है उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एनर्जी का अमाउंट होता है वो रिमेन अनचेंज होता है, यानी कि वह जो अमाउंट होता है एनर्जी का वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उस एनर्जी का लॉस नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण कहा जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि सिर्फ एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जो h हाइट पे स्थित है, तो कहा जा सकता है कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, mgh होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम इस वस्तु को फ्रीली फॉल होने के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि गिराते हैं। तो क्या होगा कि धीरे 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 क्या होगा, इसके हाइट में कमी आएगी,
यानी कि कहा जा सकता है कि धीरे धीरे इसके पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। अब क्या देखा जाएगा इस कंडीशन में कि जैसे जैसे नीचे आता है तो क्या होता है कि इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कार्य करने के कारण क्या होता है, इसमें इसके वेलोसिटी में परिवर्तन आता है, यानी कि इसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है। जैसे जैसे नीचे आएगा तो वेलोसिटी में वृद्धि होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी। यानी कि यह देखा जाता है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आता है तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में धीरे धीरे कमी आती है, और वह जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहा जा सकता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है उसका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कार्य करने की दर या रेट ऑफ डूइंग एनर्जी। साधारण शब्दों में इसे पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो व्यक्ति है। ठीक है, दो व्यक्ति है। एक व्यक्ति, दोनों क्या करता है, एक रस्सी के द्वारा एक खास ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश करता है। पहला व्यक्ति इस ऊंचाई को 1 सेकंड में तय करता है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो इस ऊंचाई को 2 सेकंड में तय करता है। तो कहा जा सकता है कि जो पहला व्यक्ति है उसका कार्य करने का दर दूसरे व्यक्ति के कार्य करने की दर से डबल है। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होगा वो स्ट्रॉन्गर है और सेकंड पर्सन जो होगा वो वीकर होगा। ठीक है, यानी कहा जा सकता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। क्या होता है? पावर क्या होता है? कार्य करने की दर, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर। यदि पावर के एसआई यूनिट की बात करें तो पावर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है, और टाइम का सेकेंड होता है। यानी कि पावर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? जूल सेकेंड इनवर्स। इसे वाट के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। यदि हम 1 वाट ऑफ पावर की बात करें तो वो क्या होगा? किसी वस्तु के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा 1 सेकेंड में जब 1 जूल का वर्क परफॉर्म किया जाता है तो यह कहा जा सकता है कि उस ऑब्जेक्ट में जो पावर है वो क्या हो जाएगा? 1 जूल पर सेकेंड, अर्थात 1 वाट के बराबर होगा। वाट एक छोटा यूनिट होता है, तो इसके लिए किलो वाट का भी प्रयोग किया जाता है। किलो वाट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 किलो वाट, यानी कि 1 kW इज इक्वल टू 1000 W, यानी कि 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 जूल सेकेंड इनवर्स। अब हम ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक यानी कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वाट है, वाट जो होता है वो ऊर्जा का, वो पावर का स्मॉल फॉर्म होता है। ठीक है, जो जूल होता है वो एनर्जी का स्मॉल फॉर्म होता है। तो जब किसी बड़े लेवल पर बात करते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए, उस पावर के लिए किलो वाट आवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? किलो वाट आवर का प्रयोग करते हैं। तो किलो वाट आवर क्या होता है? मान लेते हैं कि कोई एक मशीन है जो प्रति सेकेंड 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो 1 घंटे में अगर बात करें तो 1 घंटे में वह मशीन जो एनर्जी कंज्यूम करेगा उसी को 1 kWh यानी कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी कहेंगे। ठीक है, यानी ये कहा जा सकता है
कि 1 kWh इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 1 kWh इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 kW इंटू 1000। और इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे यानी कि 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है 3600 सेकेंड, यानी कि 1 kWh इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस तरह से इसी प्रकार से जो 1 kWh टर्म होता है, ठीक है, 1 kWh जो टर्म होता है उसे 1 यूनिट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।